हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों फाइनली निफ्टी ने 19,000 को क्रॉस कर लिया, जिसकी पॉसिबिलिटी के बारे में हम पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे हैं और एलियट वेव के स्ट्रक्चर को मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 19,000 की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी ने न सिर्फ 19,000 को क्रॉस किया बल्कि कन्विंसिंगली क्रॉस किया और पिछले कई दिनों से उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। मैं अभी रिसेंटली कुछ ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाउंस हमें देखने को मिला है, बुल रन देखने को मिला है, इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि अभी 3 महीने पहले अगर आप जाइए, मार्च के महीने में, जब बैंकिंग क्राइसिस पूरी दुनिया भर में उसका एक डर पैदा हो गया था और दुनिया भर के मार्केट्स जो हैं करेक्ट हो रहे थे और उस वक्त जो है फंडामेंटल्स की जो बातें हो रही थी कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स की प्रॉब्लम है, बैंकों की प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, आईटी में प्रॉब्लम है। और 3 महीने में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में फंडामेंटल्स में इतना बड़ा बदलाव आया है जिसकी वजह से निफ्टी में इतनी बड़ी मूवमेंट हमें और मार्केट में इतनी शानदार बुल रन हमें देखने को मिला है। उसकी वजह कुछ और है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ज़रूर एक बड़ा फैक्टर जो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर का है, क्योंकि दोस्तों एचडीएफसी का जो बैंक निफ्टी में ही अगर आप देखें और इंडेक्स में भी देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट है। और इस मर्जर की वजह से जो है एचडीएफसी ग्रुप के जो दूसरे स्टॉक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, एचडीएफसी एएमसी हो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा जो है बाइंग हुई है। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में ही काफ़ी ज़्यादा जो है फंड की बाइंग हुई है। ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो है मार्केट्स ऊपर इतने स्ट्रांगली पिछले कई दिनों में गए हैं। अगर आप देखिए तो पिछले अगर 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो हमारे मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे और मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया कि वर्ल्ड के जो टॉप मार्केट्स के कंपैरिजन में हमारे मार्केट्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एक रेंज में चल रहे थे। लेकिन जब से ये एचडीएफसी मर्जर की डेट नज़दीक आई उसके बाद से ही हमें मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। न सिर्फ एचडीएफसी बैंक बल्कि बैंकिंग और फाइनेंस के लगभग सभी स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार्केट्स में हमें इतनी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है और वो वजह आप जानते हैं वो क्या है, वो एफआईआई की बाइंग। तो दोस्तों एफआईआई का डेटा मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं आपको एक कंसोलिडेटेड जो है आपको फिगर्स दिखा रहा हूं पूरे 2023 में किस तरीके से मंथली बेसिस पर एफआईआईज ने बाइंग और सेलिंग की। तो अगर आप जनवरी और फरवरी में देखिए तो इसमें वो जो है उन्होंने नेट सेलर्स थे, उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पे जो है सेलिंग की थी। तो अगर साल के फर्स्ट 2 मंथ्स को देखें जनवरी और फरवरी तो उसमें उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की, करीब 35,000 करोड़ की और उस वक्त निफ्टी 17,000 के लेवल के आसपास था और इन 2 महीनों में करीब 4.5% जो है निफ्टी गिर गया। इसके बाद से वो बाइंग मोड पर आए और मार्च में उन्होंने 5,900 करोड़ की जो बाइंग की। उसके बाद अप्रैल में देखिए 13,500 और मई में जो है 48,300 करोड़ की बाइंग की और जून में इस महीने पिछला महीना जो गया उसमें आप देखिए तो 47,148 करोड़। तो ये फिगर अभी अपडेटेड नहीं है। अभी अगर मैं आज की बात करूं तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बाइंग की है। तो आप देख सकते हैं कि जब वो सेलिंग कर रहे थे तो मार्केट डाउन था, जब वो बायर बने तो मार्केट अप था और जितनी ज़्यादा वो बाइंग कर रहे हैं मार्केट भी उतनी स्ट्रांगली जो जा रहा है। अब आप देखिए दोस्तों इससे क्या प्रूव होता है कि एफआईआई जब तक बायर रहेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स भी लगातार बाइंग कर रहे थे पिछले साल भी और इस साल भी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बाइंग सेलिंग से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट का जो डोमिनेंट फोर्स कौन है वो एफपीआई बाइंग और एफआईआई बाइंग है। और अगर आप किसी भी लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो यही पाएंगे, जब वो खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब वो बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। तो जब तक वो बायर बने हुए हैं तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। इस रैली को एंजॉय करिए। लेकिन दोस्तों जब भी आप मार्केट में पैसा लगाएं तो इस बात को ज़रूर सोचें कि जिस दिन वो सेलिंग करने लगेंगे उस दिन क्या होगा। हमने देखा कि अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगर इन 3 महीने में वो सेलर थे, अच्छी खासी उन्होंने सेलिंग की और मार्केट ने 10% की उसमें गिरावट दिखाई।
तो यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एफआईआई बाइंग क्यों कर रहे हैं, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ बात की थी कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उसी तरीके से जो है एफआईआई के जो नेटिव कंट्री है वहाँ के लोग एफआईआई के पास पैसा लगाते हैं और वो अपना तरह तरीके के आपको पोर्टफोलियो दिखाते हैं कि इमर्जिंग मार्केट का फंड ये है, डेवलपिंग मार्केट का फंड ये है, सेक्टर फंड ये है, और उनसे वो पैसा लेकर पैसा लगाते हैं। तो जो लोग इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं उनका पैसा इंडिया में आता है, ब्राज़ील में आता है, चाइना में आता है और जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है उसमें जाता है। तो उनके पास मनी का पावर है, वो खरीदते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग करके वो पैसे को अपने देश में अपने कस्टमर्स को लौटाने हैं। तो वो टाइम टू टाइम जो है सेलिंग भी करते हैं, प्रॉफिट बुक्स भी करते हैं, और हमने देखा है कि जब वो बुक करते हैं तो क्या होते हैं। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। मार्केट ज़रूर ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जा रहा है, लेकिन हमें सोच को जो है इतना ज़्यादा उसको हमें इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है और हमेशा मार्केट में हमें सोच समझ कर ही पैसा लगाना है। तो आइए अब थोड़ा हम देखें कि इस एफआईआई बाइंग और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो मार्केट में हमें दिख रहा है, तो निफ्टी में हमें कितना रिटर्न हमें इसकी वजह से देखने को मिला, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें तो 1 मंथ में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 6.28%, 3 मंथ्स में करीब 10% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ्स में अगर आप देखिए तो 5.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर और 2 ईयर का रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब ये रिटर्न अगर आप पिछले 3 महीने का रिटर्न देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 6 मंथ्स के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स आर एवरेज, और मैं आपको आगे कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में निफ्टी ने कुछ खास अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो दोस्तों आइए कंपैरिजन करते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट में निफ्टी कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये डेटा मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से नैस्डैक में करीब 30% का रिटर्न हमें देखने को मिला है 2023 में, जापान में 30%, ताइवान में 19%, कोरिया में 15%, ब्राज़ील में 9% और निफ्टी हमारा 4.26% है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा इजाफा हुआ है क्योंकि ये डेटा 1 हफ्ता पुराना है। तो मोटा मोटा अगर आप देखिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे मार्केट्स बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, काफ़ी स्टॉक्स 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हम ये नहीं कह सकते कि मनी फ्लो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा हमें कॉशियस रहने की उम्मीद है, तो इस वजह से हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। अब मार्केट के इस लेवल पर रिटेल क्या कर रहा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेटा मुझे पढ़ने को मिला, एनएससी ने वो डेटा पब्लिश किया है। तो अगर हम रिटेल की बात करें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल इसमें रिटेल जो है नेट सेलर्स रहे हैं एज पर एनएससी डेटा, और उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ की सेलिंग की है। अभी जून का डेटा उन्होंने पब्लिश नहीं किया तो हम नहीं कह सकते वो क्या कर रहे हैं, क्या इस फ्रेश रैली में वो रिटेल वापस से फ्रेश बाइंग कर रहा है या वो अपने पुराने स्टॉक्स को बेच रहा है। अब रिटेल क्यों बेच रहा है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है 18,000 लेवल जब 2021 में टच किया था तब उन्होंने एंट्री मारी थी, मार्केट ऑल टाइम पे हाई था। उसके बाद 2 साल तक मार्केट उस लेवल से मोर और लेस नीचे रहा, काफ़ी सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया, खास करके आईटी ने अंडर परफॉर्म किया। तो उनके पोर्टफोलियोज जो हैं जो ज़्यादातर टाइम लॉस में रहे या बहुत माइनर उन्होंने प्रॉफिट दिखाया, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अब इस रैली में जो हमें पिछले 1 महीने में जो रैली देख रही है तो वो उसका मौका उठाकर एग्जिट कर रहे हैं, डेटा को देखकर ऐसा लगता है। तो ज़्यादातर रिटेल की क्या कहानी होती है कि जब मार्केट टॉप पर होता है तब वो एक्साइटेड होते हैं, पोजीशन बनाते हैं ये सोच के कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होता है कि मार्केट देखिए हमेशा तो ऊपर जा नहीं सकता, तो गिरावट होती है तो उनके पोर्टफोलियो में अच्छे खासे लॉसेस दिखने लगते हैं, 20% 30% तक लॉसेस। ऐसा लोग मेरे को अपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करते हैं और मैसेज भी लिखते हैं। और जब वापस से मार्केट में बुल रन आता है तो वो बेयरली प्रॉफिट एंड लॉस टेरिटरी तक पहुंचते हैं, जहां पर ब्रेक इवन लेवल तक वो पहुंचते हैं। तो ज़्यादातर रिटेल को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्हें कुछ खास प्रॉफिट्स होते हुए नहीं दिख रहे। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने 2020 में इन्वेस्ट किया उनके यहाँ पर जो है ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। हमारे पोर्टफोलियो की बात करें तो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपडेट, तो अभी करीब 27% के आसपास का रिटर्न हमें उसमें देखने को
मिल रहा है। तो इस वजह से हमें जब स्टॉक को पिक करना है तो हमें सिर्फ मार्केट को नहीं देखना है कि अरे अरे मार्केट ऊपर जा रहा है खरीद लो। हमें उसमें और भी कई चीज़ों को देखना है, स्टॉक की वैल्यूएशंस देखनी है, उस सेक्टर में देखना है, उनकी डिपेंडेंसी बाहर के मार्केट्स में कितनी है। तो बहुत चीज़ों को हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो इस लेवल पर रिटेल को क्या करना चाहिए, मैं कुछ आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करता हूं। अगर पसंद आए तो उन व्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पोर्टफोलियो में जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक हैं, जो मार्केट में हमें इतनी शानदार रैली दिख रही है लेकिन आपके स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो वीक स्टॉक हैं। तो हमें उन स्टॉक्स को एग्जिट करने का सोचना चाहिए, थोड़े बहुत प्रॉफिट में एग्जिट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बुल रन में जब आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं किया तो आगे क्या करेगा। दूसरी चीज़ कि फिनेंस और बैंकिंग स्पेस जो है थोड़ा ओवर हीटेड हो गया है, और हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग फाइनेंस की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं दुनिया भर में। तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क हमें रहने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ क्या कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स की ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं और अपनी पोजीशंस को ऐड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सोच समझ कर करिए, और उनकी जो सारे फाइनेंशियल्स को, बिजनेस मॉडल को, ग्रोथ को वगैरह को देख कर करिए। हमारा फेवरेट स्टॉक क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, टीसीएस है। तो बाकी के स्टॉक्स को थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करना है। मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर की प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई है। और आखिरी चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि कोशिश करिए कि डिफेंसिव स्टॉक्स में जो है ज़्यादा एक्सपोजर को बढ़ाइए। डिफेंसिव स्टॉक्स मतलब जिन स्टॉक्स में डेट जो है कम है, जिनकी डिपेंडेंसी फॉरेन मार्केट्स के बजाय इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा है और रिस्क कम है। तो भले ही 4 पैसे हमें कम मिले लेकिन हमारा कैपिटल सेफ रहे, इसके पीछे ये सोच है। तो दोस्तों ये था हमारा जो ओवरऑल मार्केट की एक पिक्चर। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी ट्रेडिंग की बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि वहां पर ट्रेडर्स क्या पोजीशन किस तरीके की बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी का अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था और उससे पिछले का देखा था तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी में हमें 18,860 से ऊपर लॉन्ग साइड पे रहना है। अगर आपने इस लेवल को फॉलो किया होगा तो करीब 500 पॉइंट्स आपको इस पे ज़रूर मिले होंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम 19,394 के आसपास चल रहे हैं। तो अब हमारी ये सजेशन है कि हमें थोड़ा अब अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को एग्जिट का हमें सोचना चाहिए, और अगर आपको कैरी करना है इस ट्रेंड को और आगे तक ले जाना है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लेकर आप उसे अपने पोजीशंस को कैरी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 500 पॉइंट आपने बुक किया है अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, इट्स अ गुड अमाउंट टू बुक प्रॉफिट। तो निफ्टी में फिलहाल हमारा अभी प्रॉफिट बुक का ही सजेशन रहेगा, या फिर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अपने पोजीशंस को हम होल्ड कर सकते हैं। अभी फ्रेश हमें निफ्टी को इस लेवल पर शॉर्ट नहीं करना है और लॉन्ग करने से भी थोड़ा हमें हिचकिचाना चाहिए। ऑफ कोर्स आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हैं मोमेंटम को राइड करने के लिए तो हेजिंग के साथ भी पोजीशन बना सकते हैं। अब आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हमने आपके साथ ये डायमंड पैटर्न शेयर किया था। डायमंड पैटर्न के बाद प्राइजेस बाहर निकले, 400 पॉइंट 500 पॉइंट का प्रॉफिट दिया और फिर पैटर्न को नेगेट करते हुए प्राइजेस ऊपर चले गए ऑल टाइम हाई के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी पे अभी हमारी जो सलाह ये रहेगी कि इस लेवल पर थोड़ा लॉन्ग साइड पर जाना रिस्की है, शॉर्ट साइड पर भी जाना रिस्की है। तो बैंक निफ्टी को फिलहाल तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा और थोड़ा गिरावट का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम उसे शॉर्ट साइड पर हमें ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो हमारा जो लेवल रहेगा 43,600 लेवल, इसके नीचे हमें शॉर्ट साइड पर रहना है, जो कि अभी हम उस लेवल से काफ़ी जो ज़्यादा नीचे हैं। तो लेट द प्राइजेस कूल डाउन, थोड़ा नीचे आने दीजिए और उसके बाद ही हम शॉर्ट साइड पे पोजीशन बनाएंगे। इस वक्त लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाना मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर